इस गाड़ी में ऐसे बहुत से फीचर्स आ जाते हैं जो कि आपको क्रेटा, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, यहाँ तक कि सेल्टोस में भी नहीं आते। प्रेजेंटिंग यू दी ऑल न्यू सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। मेरा नाम है ऋषभ, मैं आपका आज होस्ट हूँ। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। एक बड़ी गाड़ी लेने का सोच रहे हो लेकिन बजट थोड़ा सा कम है, और साथ में चाहिए आपको 18.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, मल्टीपल फीचर्स के साथ साथ आपको अच्छी स्पेस भी चाहिए, और साथ में चाहिए आपको 7 सीट्स के ऑप्शन। अगर आपके इन सारे सवालों का जवाब है हाँ, तो आपके लिए ही बनी है दी ऑल न्यू सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। आज इसका होगा डिटेल में ड्राइव रिव्यू, जहां पर हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस, सेफ्टी के बारे में डिस्कशन होगी, वेरिएंट्स के बारे में बात की जाएगी, ऐसे यूनिक फीचर्स जो कि इस सेगमेंट में कहीं ऑफर नहीं किए जाते हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के साथ साथ हम शेयर करेंगे इसकी प्राइसिंग का एस्टिमेशन भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। सब पूछ रहे हैं कि सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस किस सेगमेंट में आती है। तो साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, एस्टर, हाई राइडर, टाइगन, कुशाक और एस्टर बोल दिया, एलिवेट है, ये सब इसी सेगमेंट के आते हैं। तो 8 गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं, ये 9th कार हो जाएगी इस सेगमेंट की। और इसकी सबसे चीज़ मुझे लगी कि हाइट और विड्थ काफ़ी अच्छी। हालांकि कंपनी क्लेम करे कि विड्थ बेस्ट इन क्लास है, बट मुझे सेल्टोस की विड्थ ज़्यादा है नंबर्स में। यहाँ पर आपके लिए कंपैरिजन चार्ट लगाया था, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। बूट स्पेस और व्हील बेस में तो कमाल रखी गई है, कंपनी ने बहुत अच्छी की है, बिकॉज व्हील बेस ज़्यादा होने के बावजूद आपको मैसिव बूट स्पेस सेगमेंट की बेस्ट मिल जाती है एट 444 लीटर्स। नॉट द सेगमेंट बेस्ट नहीं कह सकते मतलब, लेकिन अगर हम इसके एक और वेरिएंट को देखें यानी कि 7 सीट वेरिएंट को, तो सेगमेंट की सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, बिकॉज ऐसे इस सेगमेंट में कहीं पर भी आपको ऑप्शन नहीं मिलती 7 सीट्स की, यानी कि 5+2, क्योंकि वो 2 जो है वो रिमूवेबल है, उनको रिमूव करोगे तो 511 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। नाउ दैट्स वेरी इंप्रेसिव। साइज़ कंपैरिजन चार्ट आपके लिए यहाँ पर लगाया तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि किस सेगमेंट में ये लाई करती है। बट सही बताऊँ, इसका एक्चुअल कॉम्पिटिशन होता है साइज़, स्पेस के हिसाब से किया कारेंस के साथ। अब बारी आती है सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, द पावर, इंजन, परफॉर्मेंस, ट्रांसमिशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल, इस सेगमेंट का सबसे छोटा इंजन है ये, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। पावर बहुत अच्छी जनरेट करता है, इसको कम मत समझना। 110 PS की पावर और 190 न्यूटन मीटर्स, 119 नहीं 190 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके देगा। और क्या कमाल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक्सलेशन इस तरीके से मिलती है आपको, इतने टॉर्की नेचर इतनी मिल जाती है ना, पंचीनेस इतनी है पूरी कि थोड़ी सी भी अगर मैं रेस देना चाहूँगा तो फटाफट इंजन जो है वो रेडी रहता है रिस्पांस देने के लिए, और दे भी रहा है। मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि ट्यूनिंग इतनी प्यारी की गई है इसके साथ, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद आपको पावर की कमी महसूस नहीं होती, और ना ही ऐसा लगता है कि यार ये एक 1.2 लीटर का एक छोटा इंजन होगा। कैपेसिटी में ही छोटा है, पावर पूरी इसमें मिल जाती है। थर्ड गियर मेरा फेवरेट है, थर्ड गियर से चाहे गाड़ी शुरू कर लो वो भी हो जाती है। अगर आप बिल्कुल करना चाहो, मैं आपको करके भी दिखाई देता हूँ एक बार थोड़ा सा। सी, अभी हम ब्रेक लगाते हैं आराम से, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड, बट मुझे लगता है कि रियर डिस्क ब्रेक्स होती तो और ज़्यादा बेटर हो जाती। उतना कॉन्फिडेंस ऐड नहीं हो पाता अभी, मतलब अबव एवरेज कह सकते हैं ब्रेकिंग को। चलिए, मैंने गाड़ी इंस्टॉल की पूरी, फर्स्ट सेकंड पे तो स्टार्ट होगी, थर्ड से शुरू करते हैं। तो थर्ड पे भी गाड़ी जैसी शुरू हो गई। ऑब्वियसली वो इतना बड़ा मोटिव नहीं है, बट आपको जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ वो है इसकी पावर, कि थर्ड गियर पे भी मैं ऑलरेडी 70 पे आ चुका हूँ। अब मैं ऐसे कोई 0 to 100 करने की कोशिश नहीं कर रहा, बड़े आराम से एक्सट्रेट किया। 90, 100, 110 एंड 120 भी हमने बहुत आराम से अचीव कर लिया थर्ड गियर पे ही, विदाउट एनी स्ट्रगल। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैं जोर से एक्सट्रेट नहीं करता, बड़े आराम से चल रहा था। सिर्फ ये दिखाना था कि 120 पर भी आप जा सकते हो थर्ड गियर पे। 0 to 100 करने की कोशिश नहीं कि कितनी जल्दी पहुँचा है, वो नहीं हमने किया अभी। लेकिन बात ये आ जाती है कि आप जब इसको लेके जाते हो 120 थर्ड गियर पे भी, तो किसी तरह का कोई स्ट्रगल नहीं करता है ये, तो वो चीज़ आपको बहुत एक्सपीरियंस जो है अच्छा मिलने वाला है। तो इंजन वाइज तो हम वेरी वेरी हैप्पी।
अब परफॉर्मेंस में आरपीएम बैंड्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो 1500-1600 आरपीएम से इसकी टॉर्क शुरू हो जाती है एंड इट गोज़ ऑल द वे टू 6000। जो ये पूरी रेंज मिल रही है आरपीएम बैंड की, ये कमाल की है। सी अगेन, अब एक्सप्रेशन अगर देखनी है ना, सेकंड गियर बूस्ट 80, 100, 110, 120, इस तरीके से इसकी एक्सप्रेशन रहती है एंड ये एक्सप्रेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ये बात तो पक्की है। अब लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आ जाता है इसका पावर डिले डिलीवरी का। मेरे को किसी तरह का कोई डिले नहीं लगा। अल्टीमेटली आप एक मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहे हो तो आपके हाथ में इसकी पावर रहती है, और जैसे ही आप इसके 6 स्पीड ट्रांसमिशन पे शिफ्ट हो जाते हो, यानी कि 6th गियर पे शिफ्ट हो जाते हो, तब इसकी रिफाइनमेंट शुरू हो जाती है। तो उसका ऑब्वियसली नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस भी कम हो जाएगी, माइलेज भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है ऑफकोर्स, एंड 6th गियर होने का डेफिनेटली फ़ायदा तो बहुत होता है। चलो गाइज, एक क्विक थोड़ा सा एक फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ 0 to 100 कर लेते हैं। सो ऑटो ऑफ रहेगा, ट्रैक्शन वगैरह इसमें है नहीं, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द फर्स्ट गियर। क्लच पूरा दोबारा कैसे, 3 2 1 एंड थ्रस्ट इज, वो नाइस, वही 1500 आरपीएम पे सही थ्रस्ट आया एकदम से। 80, 90 ऑलरेडी, 100, नाइस। सी इंजन तो कमाल का है, नो डाउट देयर एट ऑल, और लॉन्च बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा। 130, चौथा गियर है, 140, बस 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 बस, नहीं जा सकती है आगे, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रोड फॉर दीज स्पीड्स। तो इससे पहले आप लोग कमेंट करें हैं कुछ, तो आई एम सॉरी, बट मुझे ये इंजन का आपको करके दिखाना था, तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। 4th गियर पे ये 140 प्लस थी एंड आई एम 100% श्योर इससे काफ़ी अच्छे तरीके से जा सकती है, बट हम इसको लेके नहीं चलेंगे, इसको BIC लेके चलेंगे, तब समझ आएगा कि इस व्हीकल की कैपेबिलिटीज़ कितनी है। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एक्सप्रेशन, मुझे तो बहुत मज़ा आया। एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना आप लोग। लेकिन अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ड्राइविंग डायनामिक्स पे, जहाँ पर NVH की बात शुरू करें तो नॉइस मिनिमल सी है। एक टर्बोचार्ज इंजन है तो उसकी ऑफकोर्स नॉइस तो आनी ही है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इतनी नॉइस तो एविडेंट है, इतनी तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। हाँ, जब ऑब्वियसली इसका 4000 5000 आरपीएम पे चली जाती है तो आवाज़ बढ़ जाती है, बट अगेन वो एक ऑब्वियस वाली होती है। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल्ड वे रखते हो, जैसे कि अभी हमने 6th गियर रख लिया, 90 की स्पीड है, तो इतनी ज़्यादा कोई नॉइस अंदर आ नहीं रही है इंजन की स्पेसिफिकली। कैबिन नॉइस थोड़ी सी, और टायर नॉइस, रोड नॉइस थोड़ी सी अंदर आती है, तो इंसुलेशन कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, ये बात तो मैं कहूँगा ही। लेकिन आपको इस गाड़ी में ना हर जगह थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है, और उसका बेनिफिट अल्टीमेटली हमें ही होगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू द मोस्ट अफोर्डेबल इन दिस सेगमेंट, और कुछ ज़्यादा ही बड़े मार्जिन से। प्राइस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, शॉक हो जाओगे प्राइस सोचकर सुनकर। हैंडलिंग वाइज सस्पेंशन काफ़ी अच्छी रखी गई है कंपनी की तरफ से। एडवांस सस्पेंशन है ये, एडवांस कंफर्ट सस्पेंशन बोलती है कंपनी, और बोले भी क्यों ना, एक्चुअल में एडवांस है। सिट्रोएन का हमेशा से फोकस रहा है, प्रायोरिटी रही है कि आपको सस्पेंशन अच्छे से अच्छी मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप गाड़ी चला पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चला पाओगे तो एक्सपीरियंस आप उसे अच्छे से कर पाओगे। और सस्पेंशन वाइज अब जैसे हम टर्न्स ले रहे हैं तो मुझे तो पर्टिकुलरली सही लग रही है, क्योंकि अब 90 पे भी बहुत शार्प टर्न नहीं है, बट एक अच्छा है, बट बॉडी रोल काफ़ी कम है। पीछे थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन गाड़ी स्टेबल है, चिपक के चल रही है रोड के साथ, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको हैंडलिंग अच्छी मिल जाती है। और इस सेगमेंट में कुछ ही ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बढ़िया हैंडलिंग प्रोवाइड करती है, कुछ हैं जो अबव एवरेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कुछ हैं जो कमाल की हैंडलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें से ये डेफिनेटली एक हो जाती है मेरे हिसाब से। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको शहर में सस्पेंशन कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए तो हमें थोड़ा सा पॉट होल, स्पीड ब्रेकर्स पे जब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे भी, लो स्पीड पे भी, तो जितना अभी तक टेस्ट किया आई वुड से आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। 9 out of 10 में इसको ईजिली दे सकता हूँ। नॉइस थोड़ी सी अंदर ज़रूर आएगी, बहुत थोड़ी सी, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको मिल जाता है एक्सपीरियंस ऑफ द कम्फर्ट, वो अच्छा मिल जाता है। सी अभी हम 125 तक चले गए थे, पता भी नहीं लगा। थोड़ा स्लो डाउन कर लेना चाहिए, हाईवे इतनी स्पीड के लिए बना नहीं है वैसे। बट एनीवेज, मेरा कहने का मतलब वही है कि इंजन केपेबल बहुत है। अगर आप एक कार एंथुसियास्ट है जिसको इंजन से फ़र्क पड़ता है, तो डेफिनेटली C3 एयरक्रॉस आपको पसंद आने वाली है।
यूजुअली क्या होता है, अगर कोई ट्रांसमिशन 6 स्पीड होती है ना, तो उसकी एक्सलेरेशन ओके-इश होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, मतलब आपको हर बार गियर डाउन करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हर गियर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में भी, जैसे अभी फिफ्थ गियर हम चला रहे हैं, फिफ्थ गियर पे भी इंजन हमेशा रेडी रहता है आपको अच्छी पावर प्रोवाइड करने के लिए। स्टीयरिंग थोड़ा हैवी वाली साइड पे आपको मिलने वाला है। तो सिटीज़ में ऐसे होता है ना, कई होते हैं स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, ये वैसा तो नहीं है, बट आपको फिर भी एक अच्छा फील दे देता है। लेकिन हाई स्पीड्स पे बहुत कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। फीडबैक भी बढ़िया है, बहुत थोड़ा सा प्ले है इसमें, बहुत थोड़ा सा बहुत माइनस है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट उसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि हाईवेज पे आपको एक कॉन्फिडेंस राइड मिल जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, विजिबिलिटी और कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब विजिबिलिटी वाइज बोनट भी आपको अच्छे से विजिबल है, राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, आपको एक दिखने में सही चीज़ मिल जाती है कि रोड की विजिबिलिटी प्रॉपर है, एसयूवी वाली फील भी आपको मिल जाती है। और साथ के साथ आपको बड़े ORVMs, एक बढ़िया साइज़ ARVM, हालांकि ध्यान रखिए ये मैनुअल है, ये ऑटो नहीं है, तो मैंने कहा था कॉस्ट कटिंग थोड़ी थोड़ी आपको मिलेगी। और विजिबिलिटी वाइज मैं खुश हूँ, बिकॉज एक डोमिनेटिंग हाई कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है, तो काफ़ी ऊंचा ऊंचा फील हो रहा है, तो बड़ी गाड़ी वाली फील तो पूरी आ रही है, उसमें कोई डिनाई नहीं है। रोड भी बढ़िया है वैसे चेन्नई में तो मज़ा आता ही है हमेशा। अब जैसे सिक्स्थ गियर डलता है ऐसे एक स्मूथ हो जाती है राइड आपके। चलिए अब कंफर्ट के बारे में बात कर रहा था। एक ही चीज़ की काइंड ऑफ दो चीज़ों की शिकायत है। एक तो डेड पेडल नहीं है किसी तरह का, तो वो एक थोड़ी सी चीज़ जो मुझे बुरी लगी है। दूसरा, जो क्लच है वो डीप और हार्ड दोनों है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा पीछे तक जाता है और थोड़ा सा हैवी वाले कैटेगरी में आ जाता है। तो ये यूजुअली डीजल कार्स में होता है, या जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल जाती हैं उतना हैवी है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और लाइट वेट होता तो आपका जो ड्राइविंग है और ज़्यादा आसान हो जाती। अब इसका ना फ़ायदा नुकसान बताता हूँ आपको। अब अगर यहाँ पर क्लच थोड़ा लाइट होता तो आप सिटी में ज़्यादा चला पाते और आप ऑटोमेटिक को मिस ना करते, क्योंकि आपका पैर नहीं थकना था। लेकिन अगर आप शहर में ट्रैफिक में रेगुलर फंसते हो और आपके पास ये मैनुअल ट्रांसमिशन है और ये वाला क्लच आपको थोड़ा हार्ड वाला जो मिल जाता है वो होता है, तो आप थोड़ा सा मिस करोगे कि यार ऑटोमेटिक वेरिएंट आता नहीं है इसमें, नहीं तो मैं शायद ऑटोमेटिक वेरिएंट लेता। अब लेकिन अच्छी चीज़ भी एक और बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया इसका थर्ड गियर है, तो वो मैक्सिमम टाइम गाड़ी जो आपकी थर्ड गियर पे रहने वाली है, तो आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन फिर भी क्लच थोड़ा लाइट होता तो मैं अप्रिशिएट करता इस बात को। तो क्लच थोड़ा सा मुझे ऑफ सेटिंग लग रहा है, बिकॉज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी नहीं आती, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा मेरे को मन में रहता है कि या तो ऑटोमेटिक होती कि जिनको प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ले सकें, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको प्रॉब्लम हो ना जाए इसीलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्लच लाइट होना चाहिए था। स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। लेगरूम तो ठीक मिल जाता है ड्राइवर सीट को। बताना चाहूँगा ये सीट हाइट एडजस्टेबल भी है और अच्छी खासी हाइट तक आपकी सेट हो जाती है। इसको थोड़ा मीडियम रखते, इतनी हाई रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हेडरूम भी डिसेंट मिल जाता है। सनरूफ नहीं है ना, तो जगह है थोड़ी सी यहाँ पर हमारे पास। ओवरऑल स्टैंड ठीक रहता है, कंफर्टेबल रहती है। इस तरफ देखेंगे तो स्पेस में आपके पास एक बड़ी बॉटल रखने की ऑप्शन आ जाती है, थोड़ा सामान आप रख पाओगे। ग्लॉसी फिनिशिंग यहाँ पर, सैटिन क्रोम फिनिशिंग यहाँ पर। स्पीकर आपको यहाँ मिल जाएगा क्योंकि 4 स्पीकर 2 ट्विटर सिस्टम आता है। हालांकि जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी इट्स डिसेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इस साइड से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ बहुत मेजर, वो है ये आर्मरेस्ट। फुल नहीं, छोटी आर्मरेस्ट मिलती है जैसे हमें थिएटर्स में मिलती है ना, कुछ उस तरीके की। लेकिन इस चीज़ का कंफर्ट तो फिर भी ठीक है, बट हैंड ब्रेक लगाने के लिए हाथ ऐसे लेके जाना पड़ता है। और इनफैक्ट अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल गियर चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट सेकंड तक तो समझ आता है, जब आप फोर्थ डालते हो तो थोड़ा सा आपकी दिक्कत रहती है। प्लस आपको जब 6 से 5th जाना होता है या 4th से 3rd जाना होता है तो थोड़ा सा आपको हाथ की मूवमेंट अलग रखनी पड़ती है। तो इसकी 1-2 दिन में प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ स्टिल ठीक है। आर्मरेस्ट इसके लिए भी होती तो अच्छा लगता। डिज़ाइन आपको अलग अलग ट्रीटमेंट का मिल जाता है। ग्रूव्ड यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस, बट फ़ोन नहीं रख सकते, काफ़ी छोटी जगह है ये। ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज़ का, डीप बहुत ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल ओपनिंग काफ़ी छोटी है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। छोटी छोटी ऑप्शंस दी गई हैं आपको और सामान रखने के लिए जो अलग अलग ना हो, तो फाइल्स रखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। छोटी स्लिप्स भी रख सकते हो यहाँ पर। ध्यान रखें आपको यहाँ पर मैनुअल एसी मिलता है, ऑटोमेटिक एसी नहीं है। साथ में ये एक USB पोर्ट आपको मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट फॉर योर फास्ट चार्जिंग, वैक्यूम क्लीनर, उस तरीके की नीड्स के लिए आपको ऑप्शन मिल जाती है। खोलना कैसे इसको, ओह ये ऐसे खुलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है।
आसान ही था, मुझे पता नहीं लग रहा। एनीवेज, यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हो, नीचे फ़ोन रख सकते हो, कप होल्डर्स रख सकते हो, ऐसे हमने जिस तरीके से च्युइंगम्स रखी हैं वो रख सकते हो, और सैटिन क्रोम फिनिशिंग यहाँ पर भी मिल जाती है। स्पेस वाइज थोड़ा सा विड्थ क्रैम्प्ड ज़रूर लगती है, बाहर से सेगमेंट की ज़्यादा बड़ी विड्थ मिल जाती है सेगमेंट की, लेकिन अंदर उतनी ज़्यादा आपको लगेगी नहीं, बाहर से गाड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। रियर में जाने से पहले इसका स्टीयरिंग और कंट्रोल्स दिखा दूँ। क्रूज़ कंट्रोल का बटन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, और दिखा दूँ इसकी डिजिटल क्लस्टर जो कि अलग अलग थीम बेस्ड आपको मिल जाती है, ठीक लगती है। अलग अलग ऑप्शंस तो आपको मिलती हैं इसमें, देख सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम है, माइलेज है, यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ स्पीड देखना चाहते हैं तो आ जाएगी, और साथ में मिल जाती है आपको RPM भी। आगे बढ़ने से पहले कीज़ तो दिखा दूँ आपको। नॉर्मल मैनुअल की मिलती है, इसमें आपको कीलेस वाली ऑप्शन मिल जाती है, यानी कि लॉक अनलॉक, लेकिन एक और जो स्पेयर की मिलेगी उसमें ये भी नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैनुअल की ही मिलेगी। ट्रॉन का बैच इधर। हमारे पास जो ये वेरिएंट है 7 सीटर वाला वेरिएंट है, जहाँ पर आपको लेग रूम 5 सीटर के कंपैरेटिवली कम मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कम मिलती है, बिकॉज लेग रूम फिर भी मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। टनल थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लें। और साथ में बताना चाहूँगा, कप होल्डर है, 2 USB पोर्ट्स मिल जाएंगे, स्टोरेज आपको यहाँ सॉफ्ट मिल जाएगी, इस तरफ भी मैगजीन होल्डर आपको मिल जाएगा। और इस वाले वेरिएंट्स जो हैं, यानी कि जो 7 सीट्स वाले वेरिएंट है, उसमें सेंटर में कप होल्डर और आर्मरेस्ट नहीं दी गई अनफॉर्चुनेटली। होती तो डेफिनेटली अच्छा लगता। और इवन जो हेडरेस्ट है वो भी आपको थोड़ा सा बस फिक्स्ड और सीट के अंदर अंदर ही मिलेगा, क्योंकि सीट को फोल्ड भी करना पड़ता है। हालांकि साइड्स पे आपको प्रॉपर मिल जाते हैं इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और अगर इन सीट्स को फोल्ड करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बताने भूल गया, AC वेंट्स। रियर में AC वेंट्स हैं, लेकिन ध्यान रखें वहाँ AC का पूरा यूनिट नहीं लगा होगा। एक्चुअली क्या है, अगर आप रूफ़ को ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर आपको रूफ़ माउंटेड ब्लोअर्स मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ से आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, एडजस्टमेंट मिल जाएगी। यहाँ से ये हवा सक करेगा अगली वाली, और उनको दोबारा से आपके फेस पे डालेगा और पिछले रो तक पहुँचाएगा। अलग से ठंडा नहीं करता है ये इतना ही यूनिट है, यहीं की हवा बस थ्रो वापस करेगा। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लेना। बाकी लाइट आपको मिल जाती है जो कि हेलोजन है, एटलीस्ट लाइट प्रोवाइडेड है। तो रियर में भी अगर आपको लाइट चाहिए तो है, थर्ड में कोई नहीं, सेकेंड तक लाइट प्रोवाइडेड है। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस लीवर को आपको जो एक मिला हुआ हुक एक तरीके का, तो इसको ऐसे पुल करोगे और ये पूरी फोल्ड हो जाती है। फोल्ड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, और आप जा सकते हो इससे थर्ड रो में। और ये हम पहुँच गए थर्ड रो में, जहाँ पर स्पेस तो नहीं है ऑनेस्टली, मतलब बच्चों के लिए ही है, बड़े तो यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि नी रूम तो चलो फिर भी टच नहीं कर रहा, बट अंडर थाई सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी। माई हाइट इज़ 5'9" और मैं काफ़ी क्रैम्प्ड फील कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं पीछे पूरा ऐसे बैठ जाऊँ फिर भी ठीक है, इस तरीके से अगर बैठ जाऊँगा तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये भी सीट्स जैसे काफ़ी ऊंची हैं तो मेरा व्यू बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ऊपर से वेंट्स हैं, वो थोड़ी हवा आपको प्रोवाइड कर देंगे। हेडरूम यहाँ पीछे तो ख़त्म हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे पीछे होकर बैठूंगा तो हेडरूम खत्म है, यहाँ फिर भी मिलेगा। बट अगेन 5 फीट 9 इंचेस वाला या 5'5" वाला भी थोड़ा मुश्किल ही बैठेगा। पीछे बच्चे बैठेंगे तो उनको तो हेडरूम पूरा मिलेगा ही मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो आप हुक्स मिले हुए हैं, 3 kg तक लोड कर सकते हैं। इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। 2 USB पोर्ट चार्जिंग के लिए, कप होल्डर इधर और एक कप होल्डर इधर आपको मिल जाता है। इसकी क्वालिटी फिर भी अच्छी है। इंटरेस्टिंग ये है कि व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा है ना, उस वजह से सेकंड रो में तो स्पेस पूरी मिल जाती है, थर्ड रो थोड़ी सी क्रैम्प्ड हो जाती है। बट इस सेगमेंट में थर्ड रो देना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट अच्छी चीज़ बताइए क्या है, अगर आपको ये रो नहीं चाहिए तो आप ये सीट्स को रिमूव कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। अब मैं आपसे बूट की बात कर रहा था, तो लेट मी शो यू। जैसे रियर कैमरा आपको यहाँ मिलेगा, बट एनीवेज वॉक अराउंड नहीं करेंगे, हम ड्राइव रिव्यू कर रहे हैं। तो इन सीट्स को पहले तो आपके पास ऑप्शन रहती है कि सिर्फ अगर फोल्ड करना चाहो तो फोल्ड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जिससे आपकी बूट स्पेस बढ़ जाए। एक सेकेंड, हेडरेस्ट डाउन, इससे आपकी बूट स्पेस बढ़ गई। इन सीट्स के साथ ही आप काफ़ी सामान रख सकते हो। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो कुछ नहीं करना, इस फ्लैप को सिर्फ ऊपर करना है और सीट्स को अपनी तरफ खींच लेना, और ये सीट पूरी की पूरी हो जाती है रिमूव, और आप इनको रख सकते हो कहीं पे भी। अब इसके सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या लगती है, कि ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ एक सीट रिमूव की, अगर आप 5-6 लोग जा रहे हो, यानी कि 5 आगे 6, तो वो पर्सन यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पर सामान आ सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही सामान रखना है, यानी कि 511 लीटर्स की बूट स्पेस का, तो आपको कुछ नहीं करना, इस लीवर को दोबारा खींचना है, जिसका हाँ इसको खींचा और ये सीट पूरी की पूरी बाहर। लो भाई, हो गया। इस तरीके से आपकी बूट स्पेस बढ़ गई।
अब इंजन की पावर तो मैंने बता दी और आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइलेज इसकी बहुत कम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी जो क्लेम करती है 18.5 किलोमीटर पर लीटर विद दिस इंजन। अब क्योंकि 1.2 लीटर का है तो माइलेज थोड़ी अच्छी हो गई ना, टर्बो चार्ज है तो हाईवे में माइलेज अच्छी मिल जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे कि मैंने बताया कि इस सेगमेंट में टोटल 8 गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं, ये 9th कार है और फिर भी ये 3rd नंबर पे आती है अगर हम माइलेज को कंसिडर करें तो। इससे ऊपर ग्रैंड विटारा और हाई राइडर है 21 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम्ड माइलेज के साथ, और उसके अलावा बाकी 17, 16, 15 भी अवेलेबल है विद द एलिवेट। बट स्पेसिफिकली अगर हम इसकी बात करें तो 18.5 किलोमीटर पर लीटर इज द क्लेम्ड माइलेज। हाईवे पे आपको मिल जाती है 17 से 18, 19 भी आपको मिल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग, कितने लोग जा रहे हैं कितने नहीं। और साथ में अगर हम सिटी की बात करें तो 12 से लेके 15 तक, वो इसलिए इतना मैं वैरायटी रख रहा हूँ इसके बीच में बिकॉज आप 7 सीटर लेते हो, 5 सीटर लेते हो, कितने लोग बिठाते हो, किस तरीके से आपकी ड्राइविंग रहती है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। बिकॉज जिस तरीके का ये इंजन है, आप थोड़ा सा इसको एग्रेसिवली चलाना पसंद करोगे और चाहोगे तो उस वजह से आपकी माइलेज थोड़ी सी ड्रॉप तो देखो हो सकती है, लेकिन प्यार से चलाओगे तो 14-15 किलोमीटर आ जाएगी। थोड़ा सा रैश चलाओगे तो 11-12 किलोमीटर आपकी माइलेज आराम से इसमें मिलने वाली है। अब सिटी में माइलेज थोड़ी और अच्छी इसलिए हो जाती है बिकॉज इसमें आपको ऑटो इंजन जो है वो स्टार्ट स्टॉप यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप भी जिसको बोलते हैं वो फंक्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप जब ट्रैफिक में रेड लाइट पे कहीं रुकते हो तो इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है और जैसे ही आप क्लच पे दोबारा पैर रखते हो तो इंजन दोबारा से शुरू हो जाता है। तो जितनी देर वो इंजन बंद रहा, फ्यूल यूज़ नहीं हुआ, तो उतनी माइलेज आपकी बढ़ गई। उस फंक्शन को ऑफकोर्स आप ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि उससे AC भी बंद हो जाता है तो इसीलिए वो बीच में ऑन कर लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा देर रुक रहे हो तो ऑन कर ही लेना पड़ता है बिकॉज थोड़ा फिर गर्मी लगने लग जाएगी थोड़ी देर बाद। आजकल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डिस्कस किया जाता है, सेफ्टी। अब सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस की बात करें, है तो ये C³ वाले प्लेटफॉर्म पे जो कि C3 वाला ही है, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया, तो लेट्स वेट फॉर द NCAP रेटिंग। बट अगर हम फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें और कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें, सिट्रोइन यूजुअली ज़्यादातर सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। रही बात फीचर्स की, तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग्स तो गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि कंपलसरी है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ आपको हिल स्टार्ट कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सेफ्टी में एडेड फीचर्स मिल रहे हैं। आई नो आप सोच रहे होगे कि 6 एयरबैग्स नहीं हैं, किस तरह की कोई और पैसिव सेफ्टी ADAS वगैरह नहीं आते, लेकिन ये उस प्राइस में भी नहीं आती। बट हाँ, 6 एयरबैग्स की मैं थोड़ी सी निंदा करना चाहूँगा। सही वर्ड है ना, निंदा पता नहीं, एनीवेज 6 एयरबैग्स के बारे में कहना चाहूँगा। येस, वो मेरे ख्याल से इस व्हीकल में होने चाहिए थे। कॉस्ट का येस फ़र्क आता, बट सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाना था। तो आई थिंक लोग थोड़ा सा और पे कर देते फॉर दी 6 एयरबैग्स। यूनिक फीचर्स बताने से पहले सिट्रोइन ब्रांड के बारे में बता दूं। आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, इंडिया में देखो अभी कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी अभी आया है, लेकिन अगर ग्लोबली देखें तो 1919 यानी कि आज से 124 साल पहले इसको कम्प्लीटली लॉन्च कर दिया गया था। और सिट्रोइन ब्रांड एक लौता ब्रांड नहीं है, एक पूरा बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी कार कंपनीज आती हैं, जिसमें आपकी अबार्थ है, जीप आती है, साथ में क्राइसलर आती है, डॉज भी उसी के अंदर आता है और इस तरीके की ऑफकोर्स सिट्रोइन भी आती है। और 300 से ज़्यादा मॉडल सिट्रोइन ब्रांड के ही हैं। तो उसके साथ आप देख सकते हो C3 एयरक्रॉस उनमें से एक हो गई है अब। तो कंपनी तो पूरा एक्सपीरियंस है आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स लेके आने के लिए। और अच्छी चीज़ ये है कि 97% तक लोकलाइजेशन है इस प्रोडक्ट की। इंजन ट्रांसमिशन यहाँ बनते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं इनके बाकी ब्रांड्स के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंडिया में ही आ रही है ना, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब चलते हैं इसके यूनिक फीचर्स डिस्कस करने। सबसे पहले यूनिक फीचर की जो बात आती है वो आती है इसका ये। अब आप सोच रहे हो क्या, बूट स्पेस दिखा रहा हूँ, 511 लीटर्स की बूट स्पेस इस सेगमेंट कहीं नहीं मिलती, लेकिन ये तब मिलती है जब आप इसका 7 सीट वेरिएंट लेते हो। यस, यू हर्ड दैट राइट। एक और यूनिक फीचर इस सेगमेंट में, क्योंकि 7 सीटर ऑप्शन आती ही नहीं है, तो वो आपको मिल जाती है C3 एयरक्रॉस में, जिसमें ये वाली सीट्स यानी कि रिमूवेबल सीट्स हैं वो आपको मिल जाती है। इन्हें लगाना भी आसान है और ऑफकोर्स उतारना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो ये मैं लगा देता हूँ, दिस वन इज़ फॉर द लेफ़्ट, ये लगी और एडजस्टमेंट थोड़ी सी की और डन। ये लेफ़्ट सीट लगी, इसी तरीके से राइट सीट भी लग जाती है और रिमूव आप कर सकते हो 5 से 6 सेकंड में। एक बार ये निकालो, एक बार ये निकालो, आराम से रखना चाहोगे तो 10 से 12 सेकंड लग जाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो इन सीट्स के साथ ये भी एक और यूनिक चीज़ आती है कि आपके पास 5-6 की ऑप्शन भी मिल जाती है, यानी कि 5 आगे वाली, 6 पे पर्सन को बिठाओ, यहाँ सामान रखो, या फिर 7th भी पर्सन बिठाओ और फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप पे चलो। तो इसके साथ अपनी स्टोरी ज़रूर बनाना कि इस गाड़ी को आप किस तरीके से यूज़ करोगे, और हैशटैग ज़रूर यूज़ करना, क्रिएट योर स्टोरी। तो आप अपनी स्टोरी हम सबके साथ शेयर कर पाओगे
बताओगे कि आपने C3 एयरक्रॉस को किस तरीके से यूज़ किया। अब एक और बढ़िया चीज़ ये है कि साइज़ बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस सबसे ज़्यादा मिल जाता है, बूट्स पे सबसे ज़्यादा मिल जाती है, तो उस वजह से गाड़ी की ओवरऑल लुक आपको बड़ी SUV वाली पूरी फील आती है। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ, देखो ड्राइव की बात अलग है, इंजन 1.2 लीटर का पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन जो ऑफर किया जाता है इस सेगमेंट का सबसे छोटा इंजन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें दम नहीं है, उसमें बहुत दम है। तो उसका ड्राइव रिव्यू समझने के लिए आप देख सकते हैं, इंसुलेशन वगैरह आपको दिखाना चाहता हूँ, वहाँ से मेरे को वैसे करना पड़ेगा बंद। और ओवरऑल आप देखेंगे टर्बो की कोई बैजिंग नहीं है, बट नीट एंड टाइडी डिज़ाइन रखा है और ऐसे कोई कह नहीं सकता कि 1.2 लीटर का इंजन है। दिखने में काफ़ी बड़ा लगता है बिकॉज इसकी कवरिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और अब वाइब्रेशन भी आप इसमें जज कर ही पा रहे होंगे क्योंकि अंदर AC भी ऑन है इस टाइम पर। बताना ये चाहूँगा कि इतने सारे फीचर्स ड्राइव समझने के बाद जो अब मुझे समझ आया कि इसको एग्रेसिवली प्राइस करना बहुत ज़रूरी है, और कंपनी करेगी भी, तभी ये ज़्यादा अच्छी सेल हो पाएगी। बिकॉज देखो इस सेगमेंट की जो प्रीमियम कार्स हैं उसके साथ ये कम्पीट नहीं कर सकती, बिकॉज इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं, लेकिन उनकी फिर प्राइस भी काफ़ी प्रीमियम हो जाती है। तो कंपनी अगर इसे बिलो 12 लाख पे लॉन्च करती है 12.5 तक, तो एक अच्छी प्रोपोजिशन हो सकती है विद कस्टमाइजेशन पैक्स। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स की, मेरे फेवरेट फीचर्स की। तो बड़ी 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे, वो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ। 35 कनेक्टेड फीचर्स तो मिलेंगी, और हर बार जब भी अपडेट कोई आएगा नया फीचर इसमें आता रहेगा, तो हमेशा आप अप टू द मार्क रहने लगे हो, मार्केट का पूरा लेटेस्ट ट्रेंड आप फॉलो करने वाले हो। साथ के साथ बताना चाहूँगा इसका 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर, थोड़ा कलर मुझे डर लगा, बस यही एक कमी है, उसके अलावा तो क्लस्टर बढ़िया लगता है। और साथ में आपको मिल जाते हैं ये ड्यूल टोन ट्रीटमेंट वाला डैशबोर्ड। अब ये इनमें से मेरा फेवरेट क्या है, ये टच स्क्रीन इसलिए फेवरेट क्योंकि ब्राइटनेस अच्छी है, सिंपल आपको मिल जाती है, हालांकि थोड़ी और फंकी होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर भी आपके पास अलग अलग थीम्स और ऑप्शंस जो है वो मिल जाती हैं, डिस्प्ले पे आप चीज़ें जो है चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस जो है वो चेंज कर सकते हो, ऑप्शन आपके पास अलग अलग अवेलेबल है। इसका ओवरऑल एलॉय का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, 17 इंचेस की और 215/60 का टायर प्रोफाइल है, तो ओवरऑल गाड़ी के स्टैंड्स को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। और यहाँ पर आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है, विच मीन्स पॉट होल्स, स्पीड ब्रेकर्स, खड्डे ज़्यादा तंग करने वाले नहीं हैं, आपको इजीली निकल जाओगे वहाँ से। और ये काफ़ी हद तक नीचे से फ्लैट रखा गया है, तो हर एक पार्ट बचा रहता है। अब लगे हाथ नेगेटिव्स के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव आ जाता है कि फीचर्स की कमी है। इस सेगमेंट में सारी गाड़ियाँ फीचर रिच है, जितनी मर्जी का नाम ले लो, सब, कोई मोस्ट एडवांस, कोई ADAS, कोई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अब इस व्हीकल में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही रहता है जिनको ऐसी चीज़ें चाहिए ही नहीं। सिंप्लिसिटी में बिलीव रखते हैं तो C3 एयरक्रॉस सही रहती है, बट लैक ऑफ फीचर्स कई लोगों को घटकेंगे ज़रूर, चाहे इसकी सनरूफ जो कि नहीं मिलती वो, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, इस तरह के फंक्शंस जो नहीं मिलते। और हाँ, 6 एयर बैग्स एक मेजर ड्रॉबैक यहाँ हो जाता है, जो कि यहाँ ऑफर नहीं किया जाता। उसके अलावा ड्रॉबैक में ऑटोमेटिक कोई नहीं है, बेस वेरिएंट मोस्ट प्रॉब्ली कोई नहीं आने वाला, और एक क्लच थोड़ा सा मेरे को लगा है कि हैवी है, वो ही इसके नेगेटिव्स है। उसके अलावा फिट एंड फिनिश भी थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट अगेन जब प्राइसिंग आएगी तो शायद ये सारी चीज़ें जस्टिफाई हो जाएं कि इस प्राइस पे तो सही रहता है। बिकॉज अगर आप ध्यान से सोचो तो हम कंपेयर इसको टॉप वेरिएंट्स के साथ नहीं करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे जैसे सेल्टोस HTK वेरिएंट हो गया, ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट हो गया, उसके कंपैरेटिवली ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी ऑप्शन साबित होती है। जितना अभी तक हमें पता लगा है, ये हालांकि 100% कंफर्म नहीं है, बट अभी तक जो सोर्सेज ने बताया वो ये है कि एक ही वेरिएंट आएगा, ये वाला, यानी कि टॉप वेरिएंट, जिसमें सारे फंक्शंस, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। और बाद में उसमें आपको 4 कस्टमाइजेशन पैक मिलते हैं जो अलग अलग एसेसरीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये वाइट आप देख सकते हैं, इधर नहीं है, इधर है, इधर ब्लैक ग्लॉसी है। इसका वाइट पैक लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी कस्टमाइजेशन अवेलेबल होंगी। ड्यूल टोन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, बाय द वे ये कलर मैं पूरा मैच कर रहा हूँ इसके साथ। बट कहने का मतलब ये है कि एक ही वेरिएंट, टॉप वेरिएंट आएगा, कोई बेस, कोई मिडिल, कोई टॉप, मतलब बीच का ऐसे कुछ नहीं है, और ना ही कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। सिर्फ होंगे मोनोटोन, ड्यूल टोन और कस्टमाइजेशन पैक्स। अब प्राइस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि जितने फीचर्स यहाँ मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से 12.5 लाख एक्स शोरूम फॉर द टॉप वेरिएंट, ये मेरी प्राइस एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर इस गाड़ी को एक्चुअल में बहुत बढ़िया तरीके से सेल होना है तो एक्स शोरूम प्राइस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रखनी पड़ेगी।
और 12.5 लाख एक्स शोरूम मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। मैक्सिमम 12.9, वो भी सिर्फ इसीलिए बिकॉज कंपनी को थोड़े से शोरूम्स में भी इन्वेस्ट करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ा करना है। हालांकि इनके पास पैसे बहुत है, इन्वेस्टमेंट बाहर से बहुत आई है इनके पास, इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 12.50 या 12.99 लाख वुड बी द बेस्ट प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर व्हीकल। जब कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अवेलेबल है तो उनमें छोटी छोटी चीज़ें और करवा सकते हो। और अगर रही बात किसको लेनी चाहिए किसको नहीं, तो मैं कहूँगा कि जिनको लेग में कोई प्रॉब्लम नहीं है या जिनकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा नहीं है उनके लिए बहुत सही रहेगी, बिकॉज थोड़ा क्लच हैवी है तो लॉन्ग ड्राइव पे तो फिर भी ठीक है, हाईवे ड्राइव के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन सिटी ड्राइव में अगर आप ट्रैफिक ज़्यादा फेस करते हो तो लेग आपकी दुखने लग सकती है, बिकॉज क्लच थोड़ा सा हैवी वाली साइड पे रहता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा इंजन, ट्रांसमिशन, कंफर्ट, वो सब पे मैं पूरा खुश हूँ। तो लेने किसको चाहिए? जिसकी ड्राइविंग ज़्यादा नहीं है, या फिर जिसकी ड्राइविंग ज़्यादा हाईवे पे है और सिटी में कम है, या फिर जिसको लेग की प्रॉब्लम नहीं है, सिटी की ड्राइविंग उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर व्हीकल को आराम से ले सकता है। उसके अलावा वो ले सकता है जिनको बड़ा साइज़ चाहिए, ज़रूरत के सारे फीचर्स चाहिए, लेकिन प्राइस ज़्यादा नहीं देना चाहते, उनके लिए व्हीकल ये बिल्कुल सही बैठने वाला है। शोरूम नेटवर्क की स्पेसिफिकली बात करें तो अभी एट दिस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 45 डीलरशिप्स हैं। जब तक ये गाड़ी लॉन्च होगी सितंबर में, तब इसकी 60 डीलरशिप्स ओपन हो जाएंगी। इस साल के एंड तक 75 डीलरशिप्स टोटल हो जाएंगी और अगले साल तो ये 100 प्लस हो ही जाएंगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस से लेकर स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तक सब कुछ प्रोवाइडेड है सिट्रोएन की तरफ से आप सबके लिए हर शहर में। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर व्हीकल। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।